एल्बिट्रॉल एल्बिट्रॉल इज़ अ बीटा टू रिसेप्टर एगनिस्ट। ये बीटा टू रिसेप्टर्स के ऊपर जाएगा और उसके जितना भी एक्शन है वो पोटेंशिएट करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि बीटा टू रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। हो सकता है वो ब्रोंकाई में हो सकता है वो यूट्रस में हो सकता है वो स्मूथ मसल्स में हो। सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ बीटा टू रिसेप्टर्स, ठीक है, ये जो एल्बिट्रॉल है ये उनको एक्टिवेट करेगा और उसका जो एक्शन है वो पोटेंशिएट करेगा। अब अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो हमारे पास टायरोसिन होता है वो चेंज होता है डोपा के अंदर। डोपा के ऊपर एक्ट करता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज और वो उसको चेंज करता है डोपामीन के अंदर। अब ये जो डोपामीन है ये वेजिकल के अंदर फिल होता है और वेजिकल के अंदर फिल होने के बाद ये चेंज होता है नॉर एड्रीनालिन में। नॉर एड्रीनालिन देन चेंज होता है एड्रीनालिन में या जैसे कहें एपिनेफ्रीन में। ठीक है, तो ये जो एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन है ये डिफरेंट रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर सकता है। अल्फा वन के ऊपर कर सकता है, अल्फा टू के ऊपर कर सकता है, बीटा वन के ऊपर, बीटा टू के ऊपर या बीटा थ्री के ऊपर कर सकता है। अगर ये अल्फा वन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करेगा तो अल्फा वन जहाँ जहाँ होंगे उसका फंक्शन होगा। ठीक है, अल्फा वन क्या करवाते हैं, कंट्रैक्शन करवाते हैं, तो स्मूथ मसल्स और वेसल्स इन सब की कंट्रैक्शन होगी। अगर अल्फा टू के ऊपर एक्ट करेगा तो अल्फा टू के थ्रू फीडबैक लूप नेगेटिव एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी जो रिलीज़ है नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन की, ये जो रिलीज़ है ये कैंसिल हो जाएगी। अगर बीटा वन रिसेप्टर्स के ऊपर इसने एक्ट किया तो बीटा वन कहाँ कहाँ होते हैं, कार्डिक में होते हैं और किडनीज में होते हैं। तो हार्ट की रेट, हार्ट की फोर्स, कंट्रैक्शन, वो सारे इफेक्ट्स जो होंगे वो हमें मिलेंगे। अगर ये बीटा टू रिसेप्टर्स के ऊपर एक्टिवेट करेगा तो बीटा टू रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ब्रोंकाई के अंदर हो सकते हैं, यूट्रस के अंदर हो सकते हैं। तो बीटा टू रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, रिलैक्सेशन। तो ये यूट्रस की रिलैक्सेशन होगी, ब्रोंकाई जितने होंगे वो रिलैक्स करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन दीज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जब भी बीटा रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, साइक्लिक एएमपी के जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। जब साइक्लिक एएमपी के लेवल्स इंक्रीज करेंगे तो प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन होगी। जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, एम एल सी के, दिस इज मायोसिन लाइट चेन काइनेज, इसकी इनहिबिशन होगी। जब एम एल सी के की इनहिबिशन हो जाएगी तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स जो होंगे वो रिलैक्स करेंगे। सो बीटा एक्टिवेशन होने की वजह से स्मूथ मसल्स जो होंगे वो रिलैक्स करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब भी बीटा रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन होती है सो देर इज डिक्रीज इन कैल्शियम मीडिएटेड कंट्रैक्शन। तो जितनी भी कैल्शियम मीडिएटेड कंट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इन सारे फीचर्स की वजह से कुछ जो होंगे हमारे पास सिम्टम्स आएंगे, उसमें क्या हो सकता है, ब्रोंको डायलेटेशन, ब्रोंकाई जितनी होंगी वो डायलेट कर जाएंगी एंड देयर इज लेस एक्शन ऑफ ऑन हार्ट। ठीक है, क्योंकि हार्ट में इतने ज़्यादा ये बीटा टू रिसेप्टर्स नहीं होते, हार्ट में मेजरली बीटा वन होते हैं, बट स्टिल थोड़े थोड़े होते हैं। सो देयर इज लेस एक्शन ऑन हार्ट, जिसमें हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, हार्ट की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। इसके अलावा और क्या फीचर्स आ सकते हैं, देयर इज़ रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस में जितने भी बीटा टू रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे। इसके अलावा अगर फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो जो एल्ब्यूट्रोल है वो इन्हेलेशन के थ्रू लेंगे। उसका शॉर्ट एक्शन है 3 से 5 आवर्स होगा और एज़मा की ट्रीटमेंट में यूज़ होगा। साल्मिट्रोल देखें तो उसका लॉन्ग एक्शन है 8 से 12 घंटे के लिए। एल्ब्यूट्रोल को हम कहते हैं दिस इज साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट। साल्मिट्रोल को कहते हैं दिस इज लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगनिस्ट। उसके अलावा रिटोड्रीन है, रिटोड्रीन इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे एंड इट इज़ फॉर प्री मेच्योर लेबर। यानी कोई प्री मेच्योर लेबर है, हम उसको डिले करना चाह रहे हैं, प्रेगनेंसी को डिले करना चाह रहे हैं, तो हम उस यूट्रस के जितने भी स्मूथ मसल्स हैं उन्हें रिलैक्स कर देंगे बीटा टू एक्टिवेशन के थ्रू और जो प्रेगनेंसी है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। जितने भी बीटा टू एगनिस्ट हैं वो सारे एक्सक्रीट होते हैं अनचेंज्ड। अगर क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो एज़मा की ट्रीटमेंट में हम दिस इज़ द मेन यूज़। उसके अलावा सालब्यूटामोल और टेरब्यूटालिन वो एक्यूट एज़मेटिक अटैक्स में यूज़ होंगे। उसके अलावा सालमेट्रोल नॉक्टर्नल एज़मा की ट्रीटमेंट में, एक्सरसाइज इंड्यूस एज़मा और लॉन्ग टर्म थेरेपी में इनकी ट्रीटमेंट में सालमेट्रोल यूज़ होगा। उसके अलावा अगर किसी को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है तो उसकी ट्रीटमेंट में सालब्यूटामोल, टेरब्यूटालिन या सालमेट्रोल यूज़ हो सकते हैं इन कॉम्बिनेशन विद इपाट्रोपियम, टियोट्रोपियम, एक्लिनिडियम, यूमेक्लिनिडियम। ये सारे क्या हैं, दीज आर M3 ब्लॉकर्स। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें तो अगर ढेर सारे बीटा टू रिसेप्टर्स जो एक्टिवेट हो जाएंगे उसकी वजह से ट्रेमर्स होंगे, टेकिकार्डिया, एरिथमियाज या डिसरिथमिया, क्योंकि हार्ट में भी मेजरली बीटा वन होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ बीटा टू भी होते हैं, जिसकी वजह से एरिथमियाज हो सकते हैं, देन नर्वसनेस हो सकती है, पेरिफेरल डायलिटेशन हो सकती है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस इफ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मोनोमाइन ऑक्सीजनेस इनहिबिटर्स।
उसके अलावा अगर अदर सिमिलर ड्रग्स देखें जो थोड़ी बड़ी मिलती जुलती हैं तो उसमें क्या आ सकते हैं आइसोप्रोटेरिनोल, डब्यूटामीन और राइटोड्रीन। अब ये जो आइसोप्रोटेरिनोल है दिस इज़ नॉन सेलेक्टिव बीटा एगनिस्ट, यानी बीटा एगनिस्ट है बट दिस इज़ नॉन सेलेक्टिव, बीटा 1 के ऊपर भी एक्ट करेगी, बीटा 2 के ऊपर, बीटा 3 के ऊपर, सब के ऊपर। उसके बाद अगर डब्यूटामीन को देखें तो डब्यूटामीन भी बीटा एगनिस्ट है बट इट इज़ समवट सेलेक्टिव, ये सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्टिवेट करेगी यानी हार्ट और किडनीज में। तो डब्यूटामीन के साथ कभी कभी हम डोपामीन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद राइटोड्रीन है, राइटोड्रीन भी बीटा एगनिस्ट है बट इट इज़ सेलेक्टिव फॉर बीटा 2 रिसेप्टर्स। उसके बाद हम एल्बिट्रोल, टर्ब्यूटालिन और मेटाप्रोटेरिनोल, ये जो 3 ड्रग्स हैं इन्हें हम कहेंगे दीज आर साबा, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट, यानी ये बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर एगनिस्ट है बट दीज आर शॉर्ट एक्टिंग। अगर लॉन्ग एक्टिंग में देखें तो फॉर्मिट्रोल, साल्मिट्रोल, इंडाकेट्रोल, वेलेंट्रियोल और ओलाडिट्रोल, दीज आर कॉल्ड लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट, ये भी बीटा 2 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं। उसके बाद कुछ और ड्रग्स है, इसमें एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन और डोपामीन आती हैं। ये जो ड्रग्स हैं दीज आर नॉन सेलेक्टिव अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एगनिस्ट, ठीक है, ये अल्फा रिसेप्टर्स को भी पोटेंशिएट करेंगे और बीटा रिसेप्टर्स को भी पोटेंशिएट करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जो एपिनेफ्रीन है इट एक्ट्स ऑन एवरी रिसेप्टर, अल्फा 1 भी, अल्फा 2 भी, बीटा 1 भी, बीटा 2 भी। लेकिन जो नॉर एपिनेफ्रीन और जो डोपामीन है ये भी सब रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं एक्सेप्ट बीटा 2, ये बीटा 2 के ऊपर एक्ट नहीं करेंगी। सो नॉर एपिनेफ्रीन और जो डोपामीन है वो सिर्फ अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1 के ऊपर एक्ट करेंगी। इसके बाद कुछ इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं। इनडायरेक्ट का मतलब कि ये डायरेक्टली अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को नहीं स्टिमुलेट करेंगे, ये किसी और तरीके से। तो इनडायरेक्ट में हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो रिलीजर्स हैं, ठीक है, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन की रिलीज को प्रमोट कराते हैं, या फिर रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, उसकी रीअपटेकिंग को रोक देते हैं जिसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाती है। अगर फिनाइल आइसोप्रोपाइलमाइन, नॉर फिनाइल आइसोप्रोपाइलमाइन, एम्फेटामीन्स, मेथेम्फेटामीन और टायरामीन को देखें, सो दीज आर द रिलीजर्स, ये क्या करवाएंगे, ये एपिनेफ्रीन की रिलीज प्रमोट करवाएंगी। उसके अलावा अगर जो कोकेन है और टीसीएस जितनी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो क्या करेंगे, दीज आर रीअपटेक इनहिबिटर्स, दे इनहिबिट द रीअपटेकिंग ऑफ द ड्रग, जिसकी वजह से क्या होता है कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करती जाती है साइनेप्स में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा कुछ 3 और ड्रग्स हैं, दीज आर एफिड्रीन, सूडोएफिड्रीन और मेटारेमिनोल। ये जो 3 ड्रग्स हैं ये दोनों तरीके से एक्ट करती हैं, डायरेक्टली भी एक्ट करती हैं यानी ये डायरेक्टली भी अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगी, और ये इनडायरेक्टली भी एक्टिवेट कर सकती हैं। इनडायरेक्टली में या तो रिलीजर्स होते हैं या फिर रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये डायरेक्टली भी एक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली भी एक्ट करते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर सकते हैं, बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर सकते हैं।